नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नितेश तिवारी ई लर्निंग में। इस वीडियो में हम 12th क्लास के सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर को कराने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएं बताएं। जो सामाजिक स्तरीकरण है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो एक समाज के अंतर्गत पाए जाने वाले समूहों का उच्च एवं नीचे, बड़े या छोटे के आधार पर विभिन्न स्तरों पर बन जाना ही सामाजिक स्तरीकरण है। हम देखते हैं जो हमारा समाज है वो उच्च या नीच या बड़े या छोटे स्तर पर बांटा है, तो इसे ही क्या कहते हैं, हम सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। तो जो सामाजिक स्तरीकरण है, इसको जिसका सिद्धांत है, इसकी जो है 3 विशेषताएं होती हैं। तो जो पहला विशेषता है हमारा, समाज स्तरीकरण व्यक्तियों के बीच भिन्नता का प्रकार नहीं बल्कि सामाजिक विशिष्टता है। यानी एक भिन्नता का ये प्रकार नहीं है, एक समाज की एक विशिष्टता है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो सामाजिक स्तरीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। यानी समाज का जो स्तर है वो क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। अगर आप एक छोटे समाज में है तो आप मतलब हमेशा छोटे ही स्तर पर चले जाएंगे, बड़े स्तर पर हैं तो बड़े ही स्तर पर चले जाएंगे। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो जो सामाजिक स्तरीकरण है वो क्या है, विश्वास और विचारधारा पर आधारित होता है। ये जो है इसका समर्थन मिलता है, विश्वास और विचारधारा द्वारा समर्थन मिलता है। तो इस तरीके से आपको आंसर बताना है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, नागरिक समाज क्या होता है। यानी जो नागरिक समाज होता है वो क्या होता है, आज दुनिया में इसका महत्व क्या है। यानी जो इसका महत्व है आज दुनिया में क्या है। तो जो नागरिक समाज है, नागरिक समाज व्यापक कार्य क्षेत्र को कहते हैं। यानी जो व्यापक कार्य क्षेत्र होता है उसे ही नागरिक समाज कहते हैं। जो परिवार की निजी क्षेत्र से परे होता है, जो समाज के निजी क्षेत्र से परे होता है, लेकिन राज्य बाजार दोनों क्षेत्र से बाहर होता है। क्या होता है, राज्य और बाजार से दोनों ही जो क्षेत्र होते हैं उनसे बाहर होता है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो जो नागरिक समाज में जो होता है स्वैच्छिक संगठन होते हैं। जो नागरिक समाज होता है वो क्या होता है, उसमें स्वैच्छिक संगठन होते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें, ये क्या होता है, सक्रिय नागरिकता का क्षेत्र होता है। यानी जो इसमें जो सक्रिय नागरिक होते हैं उनका क्षेत्र होता है। यह व्यक्ति मिलकर सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं, जैसे कि गैर सरकारी संस्थाएं, राजनीतिक दल, मीडिया, श्रमिक संगठन इत्यादि, है ना। इन सारी चीज़ों पर क्या करते हैं, ये बातें करते हैं और मुद्दे उठाते हैं। जो नागरिक समाज होता है उसमें क्या होता है, उसके द्वारा उठाए गए मुद्दे, जो नागरिक समाज है अब वो क्या क्या मुद्दे उठाता है। तो पहला पॉइंट की बात करें तो जाति जो जनजाति होती है ना, उनकी भूमि की लड़ाई। जो कई जनजातियाँ होती हैं वो अपनी भूमि के लिए लड़ाई करते हैं कि भाई हमारे पास इतना हिस्सा है, मेरा इतना हिस्सा है, तुम्हारा इतना है, तो इस बात को सॉल्व करना। सेकंड पॉइंट की बात करें तो पर्यावरण की सुरक्षा, जो पर्यावरण है उसका सुरक्षा करना। थर्ड पॉइंट की बात करें तो मानव अधिकार और दलितों के हक की लड़ाई। जो मानव अधिकार हैं और उनके जो हक की लड़ाई है वो ये मतलब उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इसमें क्या होता है कि नगरीय शासन जो होता है उसका हस्तांतरण हो जाता है। जो नगरीय शासन है उसका हस्तांतरण कर देना, यानी आगे चलते रहना। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, जाति व्यवस्था के सिद्धांत का पूर्ण विवरण दे। यानी जो हमारा जाति व्यवस्था है उसका क्या कारण है, इसका पूर्व विवरण हमें देना है। तो बात करते तो जो जाति व्यवस्था है ना, जो जाति व्यवस्था के सिद्धांत है उसको 2 समूहों के मिश्रण के रूप में समझा जा सकता है। पहला है विभिन्न तरह अलगाववाद। यानी जो विभिन्न तरह का जो है अलगाववाद, यानी कि जो व्यक्ति हैं खुद को ही समाज से क्या कर देते हैं, अलग कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करें तो इसमें है संपूर्णता का अतिक्रमण। यानी जो संपूर्णता है उसका अतिक्रमण। इसमें हम बात करते तो जो प्रत्येक जाति होती है, जो प्रत्येक जाति अन्य जाति से भिन्न होती है। हम सभी जानते हैं एक जाति दूसरी जाति से भिन्न होती है। इनमें शादी, खान पान एवं सामाजिक अंतन क्रिया से लेकर व्यावसायिक तथा नियमन शामिल होते हैं।
यानी कि एक जाति को हम देखते हैं दूसरी जाति से किस तरीके से डिफ्रेंशिएशन पाया जाता है। अगर हम हिंदू मुस्लिम की बात करें तो वहीं हम देखते हैं कि जो हिंदू होता है उनका जो कस्टम होता है, शादी करने का तरीका होता है, जो उनके शादी में खान पान होती हैं, चाहे कई चीज़ें होती हैं, उनकी संस्कृति होती है वो भिन्न होती है। वहीं हम मुस्लिम्स की बात करें तो उनका भी खान पान, जो शादी करने का तरीका है वो भी डिफरेंट होता है। तो इस तरीके से जो है इसका मतलब भिन्नता पाई जाती है। सेकंड पॉइंट की बात करें, पृथक जाति का कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं होता है। जाहिर सी बात है, जो जाति खुद को समाज से अलग कर लेगी तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा और सभी जाति मिलकर समाज में संपूर्णता प्रदान करती हैं। उनका खुद का अस्तित्व नहीं होता, लेकिन ये जो सभी जातियाँ होती हैं वो समाज को एक पूर्णता प्रदान करती हैं। हम सभी जानते हैं कि हम सभी एक ही समाज के हिस्से हैं। अगर हम उनसे अलग भी हो जाएं तब भी हम समाज के लिए ही चीज़ें करती हैं। तो इस तरीके से अलग तो हो जाते हैं लेकिन समाज में ही संपूर्णता क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको बताना है कि अस्पृश्यता क्या होती है। अस्पृश्यता, जो हमारा अस्पृश्यता है उसको क्या करना है, परिभाषित करना है, और इसके आयाम भी आपको बताने हैं कि इसके आयाम कितने हैं। तो अस्पृश्यता आम बोलचाल में इसे छुआछूत कहा जाता है ना। धार्मिक वह कर्मकांड, जो हमारे धर्म होते हैं और कर्मकांड होते हैं, दृष्टि से शुद्ध वह शुद्धता के पैमाने पर सबसे नीचे माने जाने वाले जातियों के विरुद्ध क्या करते हैं, अत्यंत कठोर सामाजिक दंडों का विधान किया जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, अस्पृश्यता कहते हैं या अस्पृश्यता कहते हैं। यानी कि हम सभी जानते हैं कि जो निम्न जाति के लोग होते हैं उसको उच्च जाति के लोग नहीं चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहें, इसलिए क्या कर देते हैं, उन्हें अलग कर देते हैं। तो इस तरीके से बताया जाता है छुआछूत को। जो अस्पृश्यता है उसके 3 आयाम बताए गए हैं यहाँ पे। पहला, अपवर्जन या बहिष्कार, यानी उसका अपवर्जन हो जाता है या बहिष्कार हो जाता है। नज़रअंदाज वह अधीनता सूचक, ठीक है, अधीनता का सूचक। थर्ड पॉइंट है हमारा शोषण वह आश्रितता, यानी उसका शोषण होता है और आश्रितता होता है। हमारा क्वेश्चन 5th है, उपनिवेशवाद के बारे में जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया। यानी जो उपनिवेशवाद था उसने भारतीय जीवन को किस तरीके से प्रभावित किया, है ना, ये आपको बताना है। तो पहला है कि क्या है, जो भारत में जो आधुनिक विचार एवं संस्थाएं थी उनका क्या औपनिवेशिक काल के देन है। यानी जो विचार और संस्थाएं हैं वो क्या औपनिवेशिक काल की देन है। हमारे देश में संसदीय विधि एवं शिक्षा जो शिक्षा व्यवस्था है ना वो ब्रिटिश प्रारूप वह प्रतिमानों पर ही आधारित है। यानी कि हम शिक्षा जो हम अपनी प्रणाली की बात करें तो ये ब्रिटिश सरकार जो हमें दी गई है उसी के पर क्या है, आधारित है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो सड़कों पर बाएं चलना, ब्रेड ऑमलेट वह क्या कटलेट जैसी खाने की चीज़ें इस्तेमाल करना, नेकटाई पोशाक पहनना, अंग्रेजी भाषा का अधिक प्रयोग करना इत्यादि। हमारा थर्ड पॉइंट है उपनिवेशवाद का भारतीय समाज पर प्रभाव। ब्रितानी उपनिवेश जो वाद था पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित था। जो उपनिवेशवाद था वो पूंजी व्यवस्था पर आधारित था। इसमें जो आर्थिक व्यवस्था के बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप किया जिसके कारण मजबूती मिली। हम सभी जानते हैं जो पूंजीवाद है वो अर्थव्यवस्था यानी अपने प्रॉफिट के बारे में ज़्यादा सोचता है। तो इससे क्या हुआ, जो वस्तुओं का उत्पादन अधिक मात्रा में बढ़ा और इससे क्या हुआ, बदलाव आया समाज में। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो जंगल काटकर चाय की खेती की शुरुआत की। जो ब्रिटिशर थे उन्होंने क्या किया, जंगलों की कटाई की। फिर उसके बाद जो चाय के बागान थे ना उनको क्या करना, निर्माण करना शुरू किया और जो जंगलें थी उनके नियंत्रण में थी। और जो प्रशासन था उसका भी क्या था, अनेक कानून बनाए थे। प्रशासन के अनेक कानून बनाए थे और जंगलों पर उनका ही नियंत्रण था। 6th क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीणों के लिए नगर जो आकर्षण का केंद्र बन रहे थे, जो नगर है आकर्षण का केंद्र क्यों बन रहे थे ये आपको बताना है। तो पहला तो है रोज़गार। जाहिर सी बात है जहाँ पे रोज़गार की उपलब्धता होगी लोग वही उसी और आकर्षित होंगे।
दूसरा होगा महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन, जो महिलाएं थी उनकी स्थिति में क्या हो रहा था, परिवर्तन हो रहा था। थर्ड पॉइंट है चमचमाता उदारीकरण, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत चमचमाता माहौल है, यानी कि हम देखते हैं कि जो शहर होते हैं उनकी चकाचौंध कितनी होती है, और ये हर किसी के लिए खुले हैं, कोई भी आ सकता है, उदार है ना, कोई भी आ सकता है, रह सकता है, अपना जीवन बसर कर सकता है। फोर्थ पॉइंट की बात करें शिक्षा के बेहतर अवसर, जो शिक्षा थी उसके बेहतर अवसर थे। फैक्ट्रियों की स्थिति में परिवर्तन, जो पहले फैक्ट्रियाँ गंदी हुआ करती थी, मैली बदबूदार हुआ करती थी, अब उनमें क्या हुआ, परिवर्तन आ गया, उसमें भी कई प्रकार के फैसिलिटीज़ उपलब्ध हो गई। सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करें, सिक्स्थ पॉइंट की बात करें तो स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी उसकी क्या उपलब्धता भी बढ़ गई थी। सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा जाति व्यवस्था और जनजाति में अंतर बताए, यानी जो जाति व्यवस्था है और जनजाति में आपको क्या कहना, अंतर बताना है। तो पहला पॉइंट है हमारा जाति। तो जो जाति होता है उससे क्या होती है, शुद्धता और शुद्धता की अवधारणा पर है, यानी शुद्धता और शुद्धता की अवधारणा पर है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो धर्म में विश्वास रखते हैं, धर्म में विश्वास, लिखित धर्म ग्रंथ मिलते हैं, यानी जो जाति होती है वो धर्म में विश्वास रखते हैं और इनकी अपनी एक ग्रंथ होती है। जैसे कि हम अपने ग्रंथ की बात करें तो हमारे पास सारी ग्रंथें हैं, रामायण है, महाभारत है, तीनों प्रकार के वेद है हमारे पास, है ना। थर्ड पॉइंट की बात करें तो जाति एक अक्रमित संगठन है, यानी कि इसका कोई वो नहीं है, मतलब अधिक्रमित है, यानी इस पर अधिकार बनाया गया है कि ये हमने भाई बनाया है। जनजाति की बात करें तो जनजाति में इसने बताया गया है कि नातेदारी पर आधारित है। ये क्या है, नातेदारी पर आधारित है सामाजिक संगठन जो जनजाति होती है। इसमें क्या होता है कि जो जनजाति का कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं होता, जो जनजातियाँ होती है, जो हम देखते हैं कि जो वनों में आदिवासी लोग रहते हैं उन्हें तो जनजाति कहते हैं ना, वही तो जनजाति है, उनका कोई अपना ग्रंथ नहीं होता है, बस जीवन बसर वो अपना करते हैं। जनजाति जो होती है समतावादी संगठन है, क्या एक समतावादी संगठन है। तो इस तरीके से आपको जाति और जनजाति में डिफरेंट करके बता देना है, बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इस तरीके से ये 7 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बताए। नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।